Hi, how are you guys? I hope that you are fine. Today we are going to start the new chapter, and as you know, the chapter name is force. So we are going to start or make understand of everything about force, what the force is, and how you can understand it very easily. We will go for here for the concept of force, what the force actually is, and how you can understand this very concept. Is a very easy chapter as the first chapter was, and when you were familiar with this concept of force, and we will go to another concepts like work, power, and energy. So let us start. What is the meaning of force? As in the literal meaning, what is the meaning of force? को अगर हम फोर्स को देखते हैं, हम अगर हम किसी भी बच्चे को बोलेंगे कि फोर्स क्या होता है, तो वो बोला है सर फोर्स होता है ताकत। फोर्स होता है ताकत कि एक बंदे में कितनी ताकत है। लेकिन ये हम लिटरल ज़बान में ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें एग्जैक्ट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स फोर्स क्या होता है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स एक इफोर्ट होता है। फोर्स एक इफोर्ट होता है और एक इफोर्ट होता है जो हम किसी चीज़ पे लगाते हैं और उसकी वजह से उस चीज़ में, उस बॉडी में, उस किसी भी चीज़ में कोई चीज़ होता है, यानी कि उसमें उसकी शेप पे, उसके साइज़ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसकी वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं फिज़िक्स में फोर्स क्या होता है, तो हम ज़्यादा इस चीज़ से कंसिडरेशन में होती हैं कि क्या फोर्स की वजह से इस बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, क्या ये डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ। तो हम बोलते हैं इस तरीके से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो समझो, सपोज करो ये हमारे पास एक ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है, सपोज ये एक रफ सरफेस है जहाँ पे फ्रिक्शन भी है और हम इस बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई बंदा है, इसको अपनी आर्म से, अपनी तरीके से इसको फोर्स लगाता है, तो वो देखता है कि बॉडी पे क्या चीज़ होता है। उसका जो होता है ये कि इसको क्या होना चाहिए, वो होता है कि बॉडी थोड़ी डिस्प्लेस होनी चाहिए, किसी दूसरी जगह पे पहुंचनी चाहिए। तो ये इफ़ेक्ट होता है उस टाइम पे फोर्स का। तो फोर्स को हम इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक क्वांटिटी है जिसकी वजह से कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है या उसके साइज़ में या उसके लेंथ में कोई चेंज आ जाता है। तो उसको इस तरीके से हम बॉडी को, उस तरीके से हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है कि अगर कोई भी फिजिकल बॉडी होती है या कोई भी बॉडी होती है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में क्या इम्पैक्ट आता है, उस बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है। सपोज एक ब्लॉक ऑफ वुड है, ये किसी प्लेन सरफेस पे यहाँ पे है, तो जब हम इस पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, जब हम फोर्स पे एग्जर्ट करेंगे, कोई इम्पैक्ट लगाएगी, तो ये बॉडी किसी दूसरी जगह से डिस्प्लेस होके इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी या इसकी बॉडी में कोई चेंज हो जाएगा। तो ये फोर्स क्या होता है, तो फोर्स को हम पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसके और चीज़ों पे आते हैं। तो फोर्स को हम डिफाइन करेंगे पहले कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स होता है इज़ ये एक ऐसी ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बाय विच, जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है, बॉडी बॉडी कैन डिस्प्लेस बॉडी कैन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन, फ्रॉम इट्स उसके इनिशियल पोजिशन, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन और और by which the shape and size the shape and size shape and size shape and size of body may change। तो क्या हमने लिखा कि ये एक
फिजिकल क्वांटिटी है बाय विच बॉडी कैन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, जिसकी वजह से एक बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन, जो उसकी पहली पोजीशन होती है, उसकी पहली पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो सकता है टू न्यू पोजीशन, या जिसकी वजह से शेप एंड साइज ऑफ बॉडी के मे चेंज, जिसकी वजह से उस बॉडी में शेप पे इम्पैक्ट पड़ सकता है या साइज में पड़ सकता है, ये नहीं भी पड़ सकता है। तो ये फोर्स होता है, ये होता है इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? आप फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो? अगर हम दूसरी डिफिनेशन लिखेंगे एक फोर्स की, तो आप दूसरी डिफिनेशन भी लिख सकते हो। तो सो यू कैन राइट, तो दूसरी डिफिनेशन अगर हम लिखेंगे फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है? वी कैन से इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड it is defined as it is defined as it is a vector quantity and it is defined as, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? which can displace the body, वही चीज़ें हम फिर से लिख सकते हैं, displace the body, और सेकंड can change dimensions of the body. Dimensions of the body means here length, breadth, height, एटसेट्रा। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डिफिनेशन है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर सकता है और किसी बॉडी का साइज, डायमेंशंस चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लॉक यहाँ पे मैंने 45 डिग्री पे इसका यहाँ पे फोर्स लगाया है। 45 डिग्री पे जब फोर्स लगाया है मैंने इसको, उसके बाद क्या हुआ है कि एक सेकेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे 45 डिग्री पे जब फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी डिस्प्लेस हुई है और इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ कहाँ पे पहुंची है? फाइनल पोजीशन ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई है? एस डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई है। इन दिस सेम वे वी हैव टेकन हियर अनदर एग्जांपल। एक बॉय है, एक बॉल को थ्रो कर रहा है दूसरी जगह पे, और यहाँ पे ये बॉय इसको कैच कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तब जाके ये बॉल दूसरी जगह पे पहुँच गई है। तो वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड इन योर डे टू डे लाइफ यू आर सीइंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। हर किसी दिन फोर्स की वजह से हर कोई काम आपका हो जाता है। जब आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हो तभी आपका काम हो जाता है। तो फोर्स यही है। फोर्स क्या है? तो हमने क्या लिखा अभी तक फोर्स में, जो भी हमने लिखा उसको हम फिर एक बार मेंशन करेंगे एक शॉर्ट वे में, कि आप इसको शॉर्ट तरीके से कैसे याद कर सकते हो। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हमने फोर्स की बात की यहाँ पे। जब हम फोर्स की बात की यहाँ पे, तो हमने बोला था कि फोर्स क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ये याद रखिएगा कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि फोर्स जब भी होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। जैसे हमने अभी एक ब्लॉक पे फोर्स लगाया था, हमने ये 45 डिग्री पे लगाया था यहाँ से, तो ये बॉडी कुछ डिस्प्लेस होकर यहाँ पे पहुँच गई थी। लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन थी। कभी इसकी डायरेक्शन सीधे इसकी पैरेलली में हो सकती है, कभी 90 डिग्री में हो सकती है, किसी तरीके से कोई भी एंगल 0 से 90, 90 से 180, कोई भी डायरेक्शन होगी। तो मतलब यह है कि जब हम फोर्स की बात करेंगे, हम हमेशा डायरेक्शन की बात करेंगे। नॉर्थ के रेस्पेक्ट में है, साउथ के रेस्पेक्ट में है, नॉर्थ साउथ के रेस्पेक्ट में है, 45 डिग्री नॉर्थ साउथ के रेस्पेक्ट में है, किस डायरेक्शन में है वो। वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द फोर्स, विल टॉक हेयर आल्सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम बोलते हैं किस डायरेक्शन में हमने ये फोर्स अप्लाई किया था और किस डायरेक्शन में काम हुआ हमारा। तो दैट इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले क्या बात बोली हमने कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वो? वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी
इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड भी है, जब से हमने पहले चैप्टर में किया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसकी दोनों चीज़ें हैं। मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड इसको कैसे दर्शाते हैं अभी बोलेंगे हम। उसके बाद अगर हम इसकी किस चीज़ की बात करेंगे, अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करेंगे और इसके हम यूनिट्स की बात करेंगे। पहले हम यूनिट्स की बात करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट यानी कि एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो इसका जो एसआई यूनिट है, देखो फोर्स क्या होता है। फोर्स को हमने डिफाइन नहीं किया है उस तरीके से, यानी कि हमने कोई इक्वेशन नहीं लिखी है, मेजरमेंट के तौर पर हमने बात नहीं की है। तो आप अभी याद रखिएगा, जो फोर्स को हम मापते हैं वो हम न्यूटन में मापते हैं। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमने कितना फोर्स एग्जर्ट किया, 1 न्यूटन किया, 2 न्यूटन किया, 100 न्यूटन किया, तो हम उसको ये ऐसा यूनिट है, यानी कि न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स एज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। जैसे कि आइजैक न्यूटन ने दिया था इसका जो यूनिट है, और उसको डिफिनीशन भी थी उसी ने। फोर्स की थोड़ा 3 लॉ है मोशन के, वो उसी ने दिए थे जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे, ये तो होगा ऐसा यूनिट। अगर कोई बोलेगा आपको CGS यूनिट क्या है, CGS यूनिट यानी कि सेंट्रीग्राम सिस्टम, अगर मैं इसको हम देखेंगे, जो पहले सिस्टम चलता था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो CGS यूनिट का है। CGS यूनिट इसका क्या है, CGS यूनिट इसका है। अगर फोर्स को देखिए तो CGS यूनिट हमारे पास डाइन है। क्या है, डाइन, डाइन, DYNE, डाइन। तो आप देखिएगा इसका जो CGS यूनिट है वो ये है, इसका जो SI यूनिट है वो ये है। उसके बाद अगर हम डायमेंशंस की बात करें, कि यहाँ पे हमने की डायमेंशंस की बात नहीं की, डायमेंशंस की बात हमने नहीं की अभी तक। फोर्स हम देखिएगा, हम जब हम फोर्स को पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, इट इज़ F=ma। उसके बाद हम इसके डिफिनीशन के बाद हम इसकी पूरी तरीके से इसके यूनिट्स और डायमेंशन फिर भी जाएंगे। तो अभी हम यहाँ तक इसको अब हम 3 लॉ पे जाएंगे जो न्यूटन ने दिए थे। तो उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसका जो हर कोई कंसेप्ट वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले चलते हैं पहले लॉ की तरफ। क्या जो न्यूटन ने दिया था, पहला लॉ क्या दिया था उसने, तो क्या दिया था उसने पहला लॉ, हम एक यहाँ पे नया कलर सेलेक्ट करके जाएंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन्स लॉस। न्यूटन ने जो लॉ दिए थे वो उन तीनों पे बात करेंगे। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ। पहला लॉ क्या था, पहला लॉ ये था कि a body in its initial stage, will remain in that stage unless and until it is compelled by an external force। क्या लिखा हमने कि अ बॉडी इन इट्स इनिशियल स्टेज, एक बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज में अगर वो होगी, वो हमेशा उसी स्टेज में, जो उसका इनिशियल स्टेज होगा उसी स्टेज में रहेगी, जब तक कि उस पर आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो ये आप एक तरीके से आपको डिफिनीशन भी देता है फोर्स को। ये फोर्स को डिफाइन भी करता है कि फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। अगर वो, ये जो हमने लिखा कि इनिशियल स्टेज, इसका मतलब ये इनिशियल स्टेज जो है इसको हम एक और तरीके से यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर और डिफाइनड तरीके से यहाँ पे लिखिए। जो इनिशियल स्टेज हमने यहाँ पे बोला, ये जो हमने इनिशियल स्टेज यहाँ पे बोला, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल स्टेज मतलब ये है कि अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, ये अपनी जगह ही भी रहेगी अगर हम इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मूव कर रही है, ये चल रही है, जैसे कि एक बॉल है, मैंने फेंकी किसी बंदे की तरफ, ये चलती रहेगी जब तक इसको कोई रोकने वाला फोर्स नहीं होगा। चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, चाहे कोई और फोर्स हो, चाहे मैं कोई बॉडी यहाँ पे जो उसके ऊपर एक्सर्ट करेगी, तो ये कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। या अगर ये एक स्टेट में है, जैसे कि एक स्टेट में है, इस स्टेट में है ये बॉडी इसी स्टेट में, इसकी शेप एंड साइज़ यही रहेगी जब तक कि मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई ना करूँ जो उसको, इसकी स्टेट को, इसकी पोजीशन को, इसकी डायमेंशंस को चेंज करे। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो फर्स्ट लॉ है ये हमें बोलता है कि
ये डिफाइन करता है फोर्स को। ये हमें बोलता है कि फोर्स, तो यहाँ पे एक डिफिनीशन ऑफ फोर्स आपको मिलती है। इट डिफाइन इज द फोर्स, इट सेज द फोर्स इज दैट विट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को चेंज करके किसी दूसरे स्टेज पे लाती है, वही आपका फोर्स कहलाता है। तो ये पहला लॉ न्यूटन का कहलाता है। सिंपली एक बॉडी अगर वो रेस्ट है, वो रेस्ट पे ही रहेगी। एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूवमेंट करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है। तो अगर कोई सिंपली कोई बॉल फेंकता है, तो बॉल किसी दूसरी जगह पे फेंकता है, तो बॉल खुद ब खुद रुकती है, खुद ब खुद रुकती है। तो कोई बंदा बोल सकता है सर फिर ये बॉल क्यों रुकती है, हमने तो कोई फोर्स इस पर एग्जर्ट नहीं किया। यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोर्स होता है जो इसको बॉडी की मोशन को रेजिस्ट करता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो आपने अभी नहीं पढ़ा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी की टेंडेंसी ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है, जो रिलेटिव मोशन को उसको रेजिस्ट करता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। तो वो बॉडी को वही फोर्स यहाँ पे, तो वही तो फोर्स है। तो फोर्स तो पड़ रहा है यहाँ पे, कौन सा फोर्स इस वक्त यहाँ पे एक रेजिस्टिव यानी कि एक फ्रिक्शनल फोर्स को रोक रहा है। तो वो बॉडी वरना वो इनफाइनाइट टाइम तक वो चलती ही रहती, चलती ही रहती, चलती ही रहती, अगर वो फोर्स यहाँ पे नहीं एग्जर्ट होता। तो इट वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ motion what the Newton said, that a body in its initial stage or a body in its initial position will remain in initial position unless and until it is compelled by an external force। जब तक भी एक्सटर्नल एजेंसी यहाँ पे उसको अप्लाई नहीं करेगी हम, तो वो उसी हालत में रहेगी। तो इट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो सेकंडली विल गो फॉर नाउ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज। तो सेकंड लॉ क्या कहता है हमारे पास अब सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन सेकंड लॉ हमें बोलता है कि फोर्स इज डिफाइंड, अब बियर करेगा मेरी हैंड राइटिंग को, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग उतनी है नहीं, तो जो मैं कह रहा हूँ आप उसको लिख लीजिएगा। तो फोर्स इज defined as the product of mass of the body, small m mass of the body, and acceleration of the body। तो यह सिंपली हमें ये बोल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स यह हमें देता है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा इट गिव्स अस मेजरमेंट ऑफ फोर्स, इट गिव्स अस मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये हमें बोलता है कि आप फोर्स की मेजरमेंट कैसे कर सकते हो। तो फोर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वी कैन राइट इज मैथमेटिकली, वी कैन राइट एज एफ इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज़ द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन को हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें फोर्स मिलेगा। तो ये मास क्या है, ये आप लिखिएगा वेयर एम इज़ द मास ऑफ बॉडी। जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे मास ऑफ बॉडी एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, उसकी एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या करेगा, तो हमें मेजरमेंट ऑफ फोर्स मिला, तो इट गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। Now we can go we can go from the second law, we can go from the units and dimension of the force। no so go, तो क्या बोला हमने कि हमने बोला फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले हम यूनिट पे जाएंगे, क्या जाएंगे यूनिट पे, यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स। अब देखिएगा फोर्स की यूनिट क्या आएगी, फोर्स। तो मास की यूनिट क्या है, मास हम किस में मापते हैं, मास हम मापते हैं केजी में, सबको पता ही होगा केजी में। हमने अभी तक ये नहीं बोला कि 1 किलो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, 1 लीटर हमारे पास कुछ चीज़ जो है जिसको हम मास में केजी में मापते हैं, तो केजी में। और एक्सेलरेशन को हम मापते हैं किस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपने पहला चैप्टर में पढ़ा है, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा इसका यूनिट, वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसको रेज्ड पावर ऊपर करूँ तो -2 आएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक और अलग नाम दिया गया है, दैट इज। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। उसने बोला क्या, उसने बोला अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसने बोला अगर हमारे पास एक बॉडी है,
अगर इसका मास 1 kg है, कितना है मास 1 kg है, और ये बॉडी जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी मूव कर रही है, लेकिन ये जो मूवमेंट इसकी है, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उस टाइम हम फोर्स को बोल सकते हैं, जो फोर्स आएगा हमारे पास उसको हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन। क्या बोल सकते हैं? 1 न्यूटन की बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये है कि बॉडी पे जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा तो उस 1 न्यूटन के टाइम पे उसका जो बॉडी का मास होना चाहिए वो 1 kg होना चाहिए, और वो बॉडी तब जाके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलती जाएगी या बढ़ती जाएगी, जो हम कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास, तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन यही कि 1 kg हमारे पास जब मास होगा, when we have 1 kg of mass and this mass moves with a 1 meter per second square of acceleration, at that time the force exerted is force, we can say this force is equal to 1 newton. This is called 1 newton. So here we have the definition of 1 newton. So we have the definition of 1 newton. वो 1 newton यहाँ पे हम definition लिख सकते हैं 1 newton की। कैसे आप लिख सकते हो? तो we can write the definition of 1 newton as, तो 1 न्यूटन की हम डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट द डिफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन एज, डिफाइन 1 न्यूटन। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे। को 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, इट इज़ दैट फोर्स, ये एक ऐसा फोर्स है, इट इज़ दैट फोर्स विच कैन मूव द बॉडी, विच कैन मूव द बॉडी ऑफ मास, जिसका मास होगा 1 kg, which can move the body of mass 1 kg with the acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आप बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से उसको दौड़ाएगा और उसका जो मास होगा 1 kg, वही जो फोर्स कहलाता है वही 1 न्यूटन होता है, वही हमारे पास 1 न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी डिफिनीशन आई बात सबको समझ। तो ये है यूनिट ऑफ फोर्स, जो मैंने पहले भी बोला था उसको, जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट। तो CGS सिंपली में क्या होता है कि हम यहाँ पे किलोग्राम था हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास कितना होगा, हमारे पास सिंपली ग्राम्स में होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे ग्राम आता है, और ये जो मीटर होता है वहाँ पे सेंटीमीटर होता है, और टाइम पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम 1 डाइन बोलते हैं, और रिलेशन जो होती है इन दोनों में आप देख सकते हो, रिलेशन जो होती है सिंपली यहाँ पे यू कैन सी द रिलेशन बिटवीन द टू इज दैट, जो आपके पास 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन is equal to 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। या आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो? तो 1 kg में कितना आएगा, kg में कितने ग्राम्स आएंगे? 3 ग्राम आएंगे 10 to the power 3। और यहाँ पे जो मीटर है, मीटर में कितने सेंटीमीटर आएंगे? 10 to the power 2। बाकी तो टाइम ही है, तो यहाँ पे आएगा 10 to the power 5। तो यहाँ से आएगा 10 to the power 5 सेंटीग्राम, क्या बोलते हैं इसको, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन इज अ रिलेशन बिटवीन द टू। एंड नाउ वी कैन गो टू द थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हाट द न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहलाता है हमारे पास? न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये सबको याद ही होता है, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर किसी एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो एक्शन एंड रिएक्शन होता है, एक्शन एंड रिएक्शन और इन ये किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। या हम जब भी बोलेंगे कि हम बोलेंगे तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन पेयर्स। जब भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा।
किस में करेगा, पेयर में। यानी कि इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर ये एक दीवार है, ये एक वाल है, ये एक वाल है, और अगर मैं इस वाल के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ, चाहे वो बाल की वजह से कर रहा हूँ या खुद के हाथ से कर रहा हूँ या किसी भी बॉडी के ऊपर कर रहा हूँ, ये जो वाल है, ये वाल इसको इक्वली एंड अपोजिट वही वाला फोर्स एग्जर्ट करेगा। यानी कि अगर इस पर 5 न्यूटन एग्जर्ट करता है यहाँ पे इसको अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इसको 5 न्यूटन ये बॉल एग्जर्ट करेगा उस बॉल पे। लेकिन ये जो बॉल पे है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अपने हाथ से यहाँ पे फोर्स यहाँ अपने बॉल से किया, तो इसको कहते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन। और जो यहाँ पे बॉल एग्जर्ट करता है उस बॉल पे, उसको बोलते हैं रिएक्शन, उसको बोलते हैं रिएक्शन। ये एक्शन भी एक फोर्स है, ये रिएक्शन भी एक फोर्स है, लेकिन ये अलग अलग बॉडी के फोर्स हैं। एक बॉडी अपने फोर्स को एग्जर्ट करता है, दूसरा बॉडी दूसरी बॉडी पे एग्जर्ट करता है, तो ये एक ही बॉडी का फोर्स नहीं है, ये दूसरी बॉडी का फोर्स है। तो एक्शन एंड रिएक्शन, ये क्या हमें फोर्स ऑलवेज एग्जिस्टेंस इन पेयर्स, ये पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारे पास जो एक्शन होता है वो कोई बंदा एग्जर्ट करता है, और रिएक्शन जो होता है वो उस बंदे पर वो दूसरी बॉडी एक्ट करती है। यानी कि यहाँ पे दो बॉडियों का सिस्टम हमारे पास होता है। जैसे हमारे पास रॉकेट होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारे पास रॉकेट होता है, ये कोई, जैसे वो रॉकेट जब उड़ता है, जो उसमें फ्यूल होता है, तो वो फ्यूल क्या करता है, वो फ्यूल नीचे से, जब ये रॉकेट उड़ता है ना, जब ये रॉकेट उड़ता है तो क्या होता है, जो नीचे से फ्यूल होता है, नीचे से फ्यूल होता है, इसमें जो फ्यूल होता है, ये बहुत तेज़ी के साथ, जिस तेज़ी के साथ यहाँ पे रॉकेट ऊपर जाता है, उसी तेज़ी के साथ फ्यूल यहाँ से नीचे से निकलता है। हम बोलते हैं यहाँ पे भी ये जो फोर्स हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। और ये जो फोर्स हैं, ये पेयर्स में एग्जिस्ट करके न्यूटन्स थर्ड लॉ को यहाँ पे अप्लाई होता है यहाँ पर, कि फॉर एवरी एक्शन, हर किसी एक्शन के लिए हमारे पास हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ये आपको याद रखना है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही होगा, 100 न्यूटन तो होगी ही होगी, लेकिन अगर हमारे पास 100 न्यूटन का था हमारे पास, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पे आपको मैं ऑब्जेक्टिव लिखता हूँ, यहाँ पे इसको आप नोट करिएगा। A body exerts a force of 5 Newton on another body. The force by which the force by which another body reacts is, वो कितना होगा, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, -5 न्यूटन, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। कितना होगा वो? तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आप 5 न्यूटन बहुत सारे बच्चे लिखेंगे, लेकिन वो आपको लिखना है क्या है, आपको लिखना है, वो तो होगा ही 5 न्यूटन, लेकिन वो माइनस, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो क्या आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी बॉडी के चेंज ऑफ स्टेट ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, या इनिशियल स्टेट उसके बॉडी को चेंज करके किसी दूसरी स्टेट पे चेंज कर सकता है, वही फोर्स कहलाता है। फिर हमने बोला कि फोर्स का जो पहला लॉ है जो न्यूटन ने दिया था, वो बोलता है कि एक बॉडी कंटिन्यूसली अपने इनिशियल स्टेज में रहेगी जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स न डाला जाए। तो अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उसको कोई एक एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद हमने बोला कि फोर्स, सेकंड लॉ ने बोला कि force is given by the measurement of force is given by the product of mass and acceleration, where m is the mass of the body and a is the acceleration of the body. And in the third statement, in the third law, we say that for every action there is an equal and opposite reaction. And we taught about हमने बात की किस पे, we talk about the dimensions and units of force, and we see the relation between the dyne and the SI unit, and we define also the 1 Newton. तो आपके जो अपकमिंग लेक्चर्स आएगी उसमें हम इस पे जो सेकंड लॉ पे है या मेजरमेंट ऑफ फोर्स पे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल करके और एक यहाँ पर डिफरेंट चीज़ पे बात करेगी जो यहाँ पे आपके चैप्टर में होगी। जैसे भी जो भी होगा, मोमेंटम होगा या कोई और चीज़ होगी, उसको हम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज करके उनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर टिल देन, थैंक्स एंड थैंक यू।